अंतर है वो समग्रता के साथ नहीं है। ये केवल एक घटना हो सकता है, घटना आगे ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। केवल ये हाथ में मेरे पास 5 पन्नों का फॉर्म है, परिशिष्ट 1 से लेकर परिशिष्ट 5 तक है ये, जिसमें संभावित उम्मीदवार सूचना प्रपत्र ये मेरे हाथ में है। अगर राजीव जी मुझसे नाराज होंगे तो आप मेरे चैनल पर बेशक केस कर सकते हैं, और ये तथ्य मैं विद्वान न्यायाधीश महोदय को दे सकता हूं, और आपको जब जाएंगे अभी आप मुझसे मिलने के बाद तो आपको भी देके भेजूंगा। इसमें तकरीबन 7 जगह पर धर्म और जाति पूछी गई है, कम से कम 7 जगह पर। पहले पेज में व्यवसाय, धर्म और जाति क्यों पूछा गया। दूसरे पेज पे धर्म और जाति जैसी कोई चीज नहीं है। तीसरे पेज पर जब मैं जाऊंगा तो विधानसभा क्षेत्र की संरचना, कुल मतदाता, उसका जाति ऑब्लिक धर्म, कुल मतदाताओं का भी जाति और धर्म। इसके बाद चौथे नंबर पेज पर जब मैं जाऊंगा तो विगत 2 विधानसभा चुनावों का विवरण, वर्ष, श्रेणी, पार्टी का नाम, मतदान प्रतिशत और उम्मीदवार की जाति और धर्म, यानी किस उम्मीदवार को पिछले चुनावों में धार्मिक के आधार पर या समाज के आधार पर कितने वोट मिले, जाति और धर्म के आधार पर। विगत 2 लोकसभा चुनावों का विवरण, धर्म और जाति। 5वें पन्ने पर अन्य राजनीतिक दलों के संभावित उम्मीदवारों की सूची, उम्मीदवार का विवरण, ब्रैकेट में पार्टी स्थिति, योग्यता, जाति और धर्म और गठबंधन। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, मैं राजीव जी आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर मैं आपका सम्मान करता हूं, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब हम कोई बात कहें पार्टी स्तर पर, अभी ऑन एयर हो रहा है ना मेरी बात, हाँ आपकी आवाज ऑन एयर है, पार्टी स्तर पर, तब हम उन तमाम चीजों का ख्याल रखें कि जो हमारी कथनी हो और जो हमारी करनी हो वो उसमें समानता हो। देखिए ये जो पूछा गया है, हाँ, उस सामाजिक संरचना क्या है उस विधानसभा, ये जानने के लिए पूछा गया, ये जानने के लिए पूछा गया, नंबर 1। अच्छा, और सामाजिक संरचना के हिसाब से सामाजिक समरसता कैसे होगी, अच्छा, उसको जानने के लिए पूछा। ठीक है, मैं आपके जवाब से व्यक्तिगत तौर पर सहमत हूं। अब वो मेरे दर्शक तय करेंगे कि वो सहमत हैं या नहीं। भाई गोविंद पंत राजू, अमिताभ जी की कमी आप पूरी कीजिए प्लीज, संपादकीय टिप्पणी। अतुल जी, मुझे लगता है कि आज की जो बहस थी उसका जो असल मुद्दा था, जो मौलाना मदनी का जो बयान था, उस बयान को अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि पहली बार किसी बड़े मुस्लिम धर्मगुरु ने वो सवाल उठाया है जो सवाल इस देश में जो सांप्रदायिकता की राजनीति और दूसरों को सांप्रदायिक कहकर राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं, उनके हितों पर गहरी चोट कर सकता है। ठीक बात है। पहली बार किसी मुस्लिम बड़े धर्मगुरु की तरफ से ये बात आई है कि मुसलमानों को डराकर वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और ये बात हम हर चुनाव में लगातार देख रहे हैं। हर चुनाव, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभाओं के चुनाव हो, उसमें मुसलमानों को किसी न किसी रूप में डराकर और वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा। कभी बीजेपी का, कभी मंदिर का, कभी किसी और चीज का, अब मोदी का, इस तरह के एक काल्पनिक हौवे खड़े किए जाते हैं, और उसके नाम पर मुसलमानों को बाद में आखिरी वक्त में ये माना जाता है कि ये वोट पलटते हैं और एक साथ जाते हैं, और जो उम्मीदवार जीत रहा होता है, जो उम्मीदवार जीतने वाला होता है, उस पार्टी की तरफ जाते हैं। तो पहली बार अंदर से ये बात आई है मुस्लिम समाज की तरफ से। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक संकेत है, और ये संकेत उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को, अगर ये आवाज और उठती है और ये बड़ी आवाज बनती है और मुस्लिम मतदाता एक जागरूक मतदाता की तरह से अपना मताधिकार का इस्तेमाल करता है, तो ये भारत की राजनीति को बदलने वाला एक संकेत हो सकता है। इस चर्चा का जो लबोलबाब जो मुझे समझ में आया, पहले हृदयनाथ दीक्षित जी जो बात आप कह रहे थे, मैं उस बात से अपने आप को सहमत करता हूं, संबद्ध करता हूं कि इस धर्म के आधार पर संविधान ने अधिकार दिया है हमको कि हम अपनी धार्मिक भावनाओं का, धार्मिक आस्थाओं का, धार्मिक मान्यताओं का हम इस्तेमाल करें और हम पूजा पाठ करें। लेकिन हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारी पूजा पाठ से हालात बिगड़ सकते हैं। हमको अपनी भावनाओं का जो प्रदर्शन है वो उस दायरे में करना चाहिए ताकि हालात ना बिगड़े। ये मेरा एक ईमानदार सबमिशन है। असीम बकार साहब, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, उस बात से जिसमें आपने ये कहा कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी आज मुसलमान साइकिल वाला, चाय वाला, पंचर वाला, पुताई करने वाला, मैकेनिक, मजदूर, झोले वाला, वेंडर, ये क्यों है। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब कश्मीर के रहने वाले, श्रीनगर के रहने वाले शाह फैजल साहब ने आईएएस की परीक्षा में टॉप किया था। मुझे बहुत खुशी हुई थी, और मेरा उन शाह फैजल साहब से सिर्फ संबंध इतना था कि जो उनके एक बड़े भाई हैं वो हमारे मित्र हैं। सिर्फ इतना मेरा उनसे एक संबंध था। मैंने मिठाई बांटी थी दिल्ली में, तब मैं था। ये होना चाहिए।
लेकिन ये सिर्फ कहना नहीं चाहिए। कांग्रेस और जो तमाम दूसरे दलों जो मुसलमानों के झंडा बरदार बनते हैं उनको ये बात करना भी चाहिए। आजम खान साहब ने कहा कि पिछले 21 वर्ष में उत्तर प्रदेश में केवल एक पीसीएस ऑफिसर बना। समाचार पत्र पर हमने पूरी सूची दिखा दी। आजम खान साहब का बयान गलत साबित हुआ। उसमें 14 पीपीएस ऑफिसर थे और 13 पीसीएस ऑफिसर थे जो सीडीओ तक गए, उसमें कुछ प्रमोट होकर आईएएस भी बने। ये गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। क्या आप मुसलमानों को जानबूझकर पिछड़ा रखना चाहते हैं ताकि वो आपकी आवाज पर भेड़ों की तरह एक कुएं में गिरने को मजबूर हो जाएं? क्या आप लोग मुसलमानों के वोटों पर तिजारत करेंगे? मुसलमानों का खैर मकदमदार बनकर, मुसलमानों का झंडा बरदार बनकर उनको वस्तु की तरह ट्रीट करेंगे? मेरी आपत्ति उस विचारधारा पर है कि यह नहीं होना चाहिए। आप यानी कि कोई भी नेता बिरादरी, कोई भी दल विशेष का। और भाई राजीव त्यागी, आपसे सिर्फ इतना कि जब चर्चा में हम शामिल हों तो आप तो मुझसे उम्र में बड़े हैं, जब आप चर्चा में शामिल हों हम सब लोग तो एक दूसरे की बातों का सम्मान करें, एक दूसरे को बोलने का पूरा मौका दें। हम सहमत या असहमत हो सकते हैं, उसका स्वागत है, लेकिन हम लगातार जब बोलेंगे और दूसरों को बोलने ना दें, मैं बिल्कुल मौका दूंगा। मैं माफी चाहता हूं आपसे कि अगर मैंने इस पूरी चर्चा के दौरान आपको सबसे ज्यादा मौका देने में कोताही बरती हो तो मुझे लगता है मैंने आपको ज्यादा मौका दिया। ऑन एयर नहीं होने ठीक है। और जब भी चर्चा में हम आते हैं तो हम नाराज होकर जाने की बात नहीं कहते कभी भी, क्योंकि चर्चा हमारी आपकी व्यक्तिगत ड्राइंग रूम में होती तो मैं आपको हाथ पकड़ के रोकता। बहस में व्यक्तिगत लेकिन जब हम 20 करोड़ दर्शकों के सामने बैठते हैं और गलत तथ्य पेश करते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है समाचार प्रेस के इस मंच का मैं पूरा सही इस्तेमाल करूं। अगर किसी भी मेहमान को मेरे शब्दों से कभी भी कोई आपत्ति हो तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे फोन करके अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, मैं अपने में सुधार करूंगा। और अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को यह लगता हो कि मैंने उसके तथ्यों को पूर्ण रूपेण प्रस्तुतिकरण का मौका नहीं दिया तो अगली बार वो अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। समाचार प्लस का जो मंच है ये किसी मजहब या दल विशेष की तरफ ना तो झुकाव रखता है और ना ही हमारी ऐसी भावनाएं होती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस